to all my FMG warriors. I hope and I believe your preparation for FMG 2026 is going great. So guys, listen to me very carefully. तुम लोगों ने बोला था कि फार्मा का शॉर्ट रैपिड रिवीजन तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि तुम्हें फार्मा में आई डोंट नो व्हाई तुम लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी. सो डोंट वरी, फार्मा का रैपिड रिवीजन हम कर रहे हैं, बट इट विल बी इन पार्ट्स, क्योंकि फार्मा थोड़ी सी बड़ी है. तो आज के इस वीडियो में हम टॉपिक्स जो कवर करेंगे, जर्नल फार्मा, इम्यूनोसप्रेसेंट्स, कुछ एंटी माइक्रोबियल्स एंड एंटी वायरल्स. ओके, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट टॉपिक इज जर्नल फार्मा. अब जर्नल फार्मा में कौन सा क्वेश्चन आता है? मेनली जो तुमसे पूछते हैं वो लाइन वीवर प्लॉट पूछते हैं. लाइन वीवर प्लॉट में क्या होता है? तुम्हारे दो टाइप के याद रखना है. इनहिबिटर्स है ना, दो टाइप के इनहिबिटर्स याद रखना है. कौन से दो टाइप के? सो यू हैव कॉम्पिटिटिव एंड यू हैव नॉन कॉम्पिटिटिव. अब मैम हम ये कैसे याद रखेंगे कि कॉम्पिटिटिव कौन सा है, नॉन कॉम्पिटिटिव कौन सा है? क्योंकि वो तो ग्राफ दे के पूछेगा कि कॉम्पिटिटिव वाला बताओ, नॉन कॉम्पिटिटिव वाला बताओ. तो सुनो, जब तुम कंपटीशन करते हो किसी के बीच में, है ना, कंपटीशन जब तुम करते हो तब क्या करते हैं? कुछ स्ट्रैटेजीज तुम्हारी होती हैं, कुछ स्ट्रैटेजीज दूसरे इंसान की होती हैं. तो तुम कभी भी उस स्ट्रैटेजी को बताते नहीं हो और तुम कॉम्पीट करते हो. जब तुम कॉम्पीट करते हो तो कभी तुम आगे, कभी तुम्हारा दोस्त आगे, कभी तुम आगे, कभी तुम्हारा दोस्त आगे, ऐसे ही चलता रहेगा. तो कॉम्पिटिटिव में एक बात याद रखना, कॉम्पिटिटिव किस लेटर से स्टार्ट हो रहा है? कॉम्पिटिटिव स्टार्ट हो रहा है सी से. और अगर तुम्हें दिखे कि क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को, अगर तुम्हें दिखे कि ये दोनों जो हैं, अगर ऐसा डायग्राम है और ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, सो सी फॉर सी क्या? कॉम्पिटिटिव में दे क्रॉस ईच अदर. ठीक है. फिर नॉन कॉम्पिटिटिव में एन फॉर एन, दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर. दोनों को वो क्रॉस नहीं करेंगे. नॉन कॉम्पिटिटिव कौन से हो गए कि अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, उन्हें दुनियादारी से फर्क ही नहीं है, क्योंकि उनसे किसी ने बोला था कि 2026 में तो दुनिया खत्म होने वाली है, लेकिन दुनिया खत्म नहीं हुई. और क्या और आ गया FMG 2026 का एग्जाम. ठीक है, चलो. सो कॉम्पिटिटिव में एक और चीज क्या याद रखनी है? कॉम्पिटिटिव में एक और चीज ये याद रख लो कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स जो होते हैं, दे इंक्रीज द KM. ये चीज याद रख लेना. नेक्स्ट आ जाओ. नेक्स्ट क्या पूछते हैं? फेजेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल. ऑल्दो PSM में बहुत प्यारे तरीके से फेजेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल बताए हुए हैं, एक बार PSM में जाके देख लेना. तो फेज 1 में क्या इन्वॉल्वमेंट होती है? फेज 1 में यू हैव द इन्वॉल्वमेंट ऑफ हेल्दी वॉलंटियर्स. जो कि फेज 1 में हेल्दी वॉलंटियर्स की इन्वॉल्वमेंट होती है. फेज 2 इज एफिकेसी. फेज 2 में क्या चेक करते हैं हम? एफिकेसी. और गाइस ट्रस्ट मी, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि फेज 2 में हम क्या चेक करते हैं. तो एफिकेसी जब कोई पूछे, हर बार याद रखना, फेज 2 में क्या चेक करते हैं? वी चेक द एफिकेसी. RCT, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, RCT किसमें करते हैं? RCT में कितने लेटर्स हैं? 3. तो इट इज डन इन फेज 3. पोस्ट मार्केटिंग. अब सब कुछ हो गया, हमने रीलें बना ली. अब हम क्या करेंगे? इंस्टाग्राम पे अपलोड करेंगे. इंस्टाग्राम पे अपलोड करने के बाद क्या होगा? हमारी रील जो है वो वायरल होगी. जैसे हमारी रील वायरल होगी, हमें कोलैबोरेशंस आने लगेंगी. तो क्या होगा? हम अमीर बन जाएंगे. ओके, बाद में रील बना लेना, अभी एग्जाम के लिए पढ़ लो. नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आता है वो है तुम्हारा बायो अवेलेबिलिटी में क्या क्वेश्चन ये आता है? पहले तो एक चीज याद रखना, बायो अवेलेबिलिटी होती क्या है? बायो अवेलेबिलिटी इज what? It is the fraction of administered drug reaching the systemic circulation in an unchanged fashion. तो IV ड्रग का ये क्वेश्चन आता है बच्चों. IV ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, दैट इज 100%. और क्या याद आता है? और आता है कि जो फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म है उसका क्वेश्चन आता है. इट कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ एरिया अंडर द कर्व. ये दो क्वेश्चंस हैं जो मैंने लिख के रखे हैं. रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन Tmax. ओके, रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ Tmax. ओके, एक्सटेंट ऑफ अब्जॉर्प्शन इज बायो अवेलेबिलिटी. एक्सटेंट ऑफ अब्जॉर्प्शन, वो कितना अब्जॉर्ब हुआ है, वो किससे चेक करते हैं हम? वो चेक करते हैं हम बायो अवेलेबिलिटी से.
नेक्स्ट आ जाओ, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है भैया? सो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ये होता है कि कितना अमाउंट ऑफ ब्लड हमारी बॉडी में है डिवाइडेड बाय द प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन। उस ड्रग का प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन कितना है। क्वेश्चन क्या आया है ये देखो, मैंने टैग भी लगा के रखा है, रीसेंट नीट का टैग है ये। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अगर लो है तो कौन से कंपार्टमेंट में जाएगा? सो लो है तो वो जाएगा इंट्रावैस्कुलर में, लो है तो जाएगा इंट्रावैस्कुलर में। ऐसे याद रखो कि जो लोग वीक होते हैं, जो लोग कुछ करना नहीं चाहते अपनी जिंदगी में, जो लोग समाज से लड़ना ही नहीं चाहते, वो कहाँ रहते हैं? अंदर। सो इनसाइड इज लो, इनसाइड इज लो। मीडियम कहाँ पर होता है? मीडियम होते हैं ECF। तो ऐसे याद रख लो कि जो लोग क्या बोलते हैं, कुछ थोड़ा बहुत करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, वो क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं, बाहर भी जाते हैं अंदर भी रहते हैं, बाहर भी जाते हैं अंदर भी रहते हैं, ठीक है। हाई कहाँ पे होगा? तो हाई ऑल टिश्यूज इंक्लूडिंग योर फैट। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आता है, नीट में भी आया है, चांसेस है FMG में भी आए। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पूछते हैं और पूछते हैं ये कौन से कंपार्टमेंट में जाएगा। क्लियरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सो क्लियरेंस इज इक्वल्स टू रेट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ड्रग डिवाइडेड बाय द प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन। हाफ लाइफ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाफ लाइफ तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हो सके तो हाफ लाइफ याद कर लो, हो सके तो हाफ लाइफ जो है वो याद कर लो। हाफ लाइफ जो है वो फर्स्ट वाले में कितनी रहती है? 50%, सेकंड में 25, थर्ड में 12.5, फोर्थ में 6.25। ओके। डोज कैलकुलेशन, ठीक है, ड्रग की डोजिंग डिसाइड करनी है। कैसे डिसाइड करते हो? क्लियरेंस इनटू द प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन। इसमें दो चीजें होती है, कौन सी कौन सी? यू नीड टू रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ मेंटेनेंस डोज, लोडिंग डोज। तो रिमेंबर MCP एंड LVP। MCP का मतलब क्या होता है? मेंटेनेंस। ओके, मेंटेनेंस इज इक्वल्स टू क्लियरेंस एंड प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन, एंड प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन। LVP का मतलब है लोडिंग डोज इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इनटू द प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन, इनटू द प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन। शेड्यूल, कुछ शेड्यूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल H किसके लिए होता है? H का मतलब हेल्थ प्रिस्क्रिप्शनर। तो हेल्थ प्रिस्क्रिप्शनर जो डॉक्टर्स हैं, जब वो प्रिस्क्राइब करेंगे तभी वो ड्रग मिलेगा। सो शेड्यूल H वाला इज हेल्थ प्रैक्टिशनर, ऑन प्रिस्क्रिप्शन इट इज अवेलेबल। क्लिनिकल ट्रायल्स किसमें करते हैं? शेड्यूल Y के लिए। अंडर सुपरविजन मतलब अंडर गाइडेंस, G फॉर G इज शेड्यूल G ड्रग्स। अब्यूज क्या है? अब्यूज के लिए रिमेंबर द लेटर X, रिमेंबर द लेटर X। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है? ड्रग मेटाबॉलिज्म में दो फेजेस होती है। कौन सी दो फेजेस होती है? फेज 1 एंड फेज 2। फेज 1 में क्या क्या होते हैं? फेज 1 फेज 2 के कंपोनेंट्स याद रख लेना, इसमें मैं लिख देती हूँ। ओके, मेनली फेज 1 के याद रखो क्योंकि वो पूछते हैं टू एलिमिनेट। ओके, कि ये वाला जो रिएक्शन है मेनली एसिटाइलेशन, ऑक्सीडेशन, यही पूछते हैं। तो फेज 2 में क्या आता है? मिथिलेशन आता है, देन ग्लूकोरिनेडेशन आता है, एसिटाइलेशन आता है एंड सल्फालेशन आता है। फेज 1 में क्या आता है? सो फेज 1 में यू कैन रिमेंबर इट विद द निमोनिक ऑफ ROH। ROH आता है रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोलिसिस। नेक्स्ट आ जाओ एलिमिनेशन, जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो जीरो ऑर्डर एलिमिनेशन में क्या होता है? जो रेट ऑफ एलिमिनेशन है वो कांस्टेंट रहती है, रेट ऑफ एलिमिनेशन जो है वो कांस्टेंट रहती है, ठीक है। और क्या है एग्जाम्पल्स इसके? सो यू कैन रिमेंबर पी जो अपनी मटर होती है, मटर कैसी होती है? जीरो की तरह। तो पी वाले जो ड्रग होते हैं वो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करते हैं, फेंटोइन, एथेनॉल एंड एस्पिरिन। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक में कांस्टेंट क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है फ्रैक्शन ऑफ ड्रग एलिमिनेटेड। सो F फॉर F, फर्स्ट ऑर्डर वाले में फ्रैक्शन जो है वो कांस्टेंट रहता है। ये दोनों कुछ डायग्राम्स हैं उनके जो तुम्हें देखने हैं। अब जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स कौन से फॉलो करते हैं? सो यू कैन रिमेंबर जीरो वॉट पावर, जीरो वॉट पावर। वॉट से क्या आ गया? वॉरफेरिन, अल्कोहल, एस्पिरिन, टॉलब्यूटामाइन,
थियोफाइलिन एंड फेंटोइन, और यू कैन रिमेम्बर द पी ओनली, कि पी जो होती है वो राउंड राउंड गोल होती है, तो गोल से मतलब 0, फेंटोइन, इथेनॉल एंड एस्पिरिन। ओके, ये भी याद रख सकते हो सिर्फ। नेक्स्ट आ जाओ, वीक एसिड वीक बेस। अब वीक एसिड में क्या पूछते हैं, वीक एसिड का एग्जाम्पल क्या है? सो वीक एसिड का एग्जाम्पल है मेनली एस्पिरिन, मीथोट्रेक्सेट। ओके, सो इसका ट्रीटमेंट पूछते हैं, वीक एसिड का ट्रीटमेंट क्या है? सो वी कैन ट्रीट इट विथ सोडियम बाइकार्बोनेट टू एल्कलाइज यूरिन। ओके, वी कैन गिव सोडियम बाइकार्बोनेट टू एल्कलाइज द यूरिन। वीक बेसिस पे अगर आ जाओ तो वीक बेसिस में क्या पूछते हैं, इसमें भी यही पूछते हैं कि ओवरडोज को कैसे ट्रीट करोगे। सो यू हैव टू ट्रीट द ओवरडोज विथ अमोनियम क्लोराइड टू एसिडिफाई द यूरिन। यू हैव टू ट्रीट विथ अमोनियम क्लोराइड। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है, पीकेए। पीकेए क्या होता है? पीकेए is a pH at which drugs are 50% ionized and 50% non-ionized. Efficacy and potency. Efficacy and potency में क्या याद रखना है? तुम याद रखोगे help. We need help to solve the problems. Help से क्या याद रखोगे? Height अगर है so it means efficacy ज्यादा है। हाइट अगर ज्यादा है उसकी तो एफिकेसी ज्यादा है। लेफ्ट साइड अगर है तो मतलब ड्रग जो है वो पोटेंट है। लेफ्ट साइड अगर है तो ड्रग जो है वो बहुत ज्यादा पोटेंट है। जैसे देखो, इसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या है, लेफ्ट साइड कौन सा ज्यादा ड्रग है? ड्रग ए। तो ड्रग ए क्या हो गया? ड्रग ए की पोटेंसी बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द ड्रग बी, एज कंपेयर टू द ड्रग बी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ कुछ और डायग्राम्स के ऊपर। अगर मैं किस में पूछूं, मुझे तुम बताओ, इस वाले डायग्राम में जो है हेल्प के निमोनिक के बेसिस पे, ये ब्लू वाला ए बना दे रही हूं, ये ग्रीन वाला बी बना दे रही हूं। हेल्प निमोनिक के बेसिस पे तुम मुझे बताओ कि एफिकेसी जो है वो किसकी ज्यादा रहेगी, ए की या बी की? ठीक है, ये तुम मुझे आंसर्स जो है कमेंट सेक्शन में बताओ और मैं कमेंट सेक्शन में देख के तुम्हें बताती हूँ कि तुमने सही किया है या नहीं। हेल्प निमोनिक हमेशा याद रखना। चलो नेक्स्ट आ जाओ, थेराप्यूटिक इंडेक्स। इन थेराप्यूटिक इंडेक्स रिमेंबर द निमोनिक ऑफ टाइट। टाइट का निमोनिक क्या है? दैट थेराप्यूटिक इंडेक्स इज इक्वल्स टू TD50 डिवाइडेड बाय ED50। ओके, TD50 कितना है? TD50 होता है उसका मीडियन टॉक्सिक डोज, उसका मीडियन टॉक्सिक डोज, और ED50 कितना होता है? मीडियन इफेक्टिव डोज। ED होता है इफेक्टिव डोज। तो अब देखो, एक और चीज जो आ जाती है तुम्हारी वो ये कि TD जो है एक तुम्हारी होती है थेराप्यूटिक विंडो। थेराप्यूटिक विंडो से क्वेश्चंस आते हैं। थेराप्यूटिक विंडो क्या होती है? तो थेराप्यूटिक विंडो जो है, इट इज द डोजेज रेंज दैट कैन बी सेफली एंड इफेक्टिवली ट्रीट द डिजीज। थेराप्यूटिक विंडो के अगर अंदर जो ड्रग है, जैसे ये एफिकेसी हो गई तुम्हारी, ये टॉक्सिसिटी हो गई, तो अब यहाँ क्या आ रहा है बीच में? तुम्हारा आ रहा है क्या? तुम्हारा बीच में क्या आ रहा है? थेराप्यूटिक इंडेक्स। तो इस इंडेक्स के बीच में तुम्हारा जो ड्रग है वो सबसे ज्यादा सेफ होगा एंड यू कैन गिव दैट ड्रग एज वेल। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है? ड्रग्स विथ लोअर TI वैल्यूज मेनली रिक्वायर्ड द मॉनिटरिंग। कौन से ड्रग्स हैं जिन्हें रिक्वायर्ड हैं? सो इट इज वॉरफेरिन, थियोफाइलिन, डिजॉक्सिन, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, लिथियम। So these are the, you can remember it with the mnemonic of warning, these drugs are lethal. Warning, these drugs are lethal. Okay, चलो हाँ, यही मैं बता रही थी कि फेज 1 फेज 2 के एग्जाम्पल्स जो हैं वो बहुत ज्यादा आते हैं। ROH was the example of phase 1, reduction, oxidation and hydrolysis. Okay, next that you need to know is about the drug interaction. Drug interaction also ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, बट एक बार देखने में क्या जा रहा है। ड्रग इंटरेक्शन पहला एडिटिव। एडिटिव का मतलब कि इफेक्ट ऑफ सब्सटेंस, अगर मैं एक ड्रग और दूसरे ड्रग को ऐड करूंगी तो उनका जो इक्वल है, it should be the sum of their individual effect. like aspirin और acetaminophen 2+2 है तो it is equals to 4. परमिसिव क्या होता है? परमिसिव वो होता है
कि द प्रेजेंस ऑफ सब्सटेंस ए इज रिक्वायर्ड फॉर द फुल इफेक्ट ऑफ सब्सटेंस बी, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं, मुझे तुम्हारी जरूरत है, ऐसे याद रखना। सिनर्जिस्टिक में क्या याद रखना है, सिनर्जिस्टिक में याद रखना है इफेक्ट ऑफ सब्सटेंस ए एंड बी टुगेदर इज ग्रेटर देन द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल्स, मतलब अनेकता में ही एकता है, सही बोला ना, आई गेस यही बोलते हैं ना, अनेकता में एकता, आई डोंट नो गाइस, बट मतलब ये बोलना चाह रही हूँ कि यूनिटी इज द पावर, यूनिटी मतलब यूनिटी में ही सब कुछ है, तो यूनिटी में ही रहना चाहिए। पोटेंशिएशन में क्या याद रखना है, इट इज सिमिलर टू synergism but drug B with no therapeutic action enhance the therapeutic action of drug A। अब ये वाले डायग्राम पे ऊपर आ जाओ, इस वाले डायग्राम में क्या याद रखना, एक होता है तुम्हारा एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट मतलब इंडियन आंटीज, ना खुद कुछ करना है ना दूसरों को कुछ करने देना है, खुद तो कुछ कर नहीं रहे हैं जीवन में, दूसरों को भी कुछ नहीं करने देना है, इंडियन आंटीज, ठीक है। फिर होते हैं इनवर्स एगोनिस्ट, मेरा तो दुनियादारी से मोह माया से सब कुछ हो गया, अब तो मैं सन्यासी बनने जा रहा हूं, तो वो कहाँ जाते हैं, इनवर्स एगोनिस्ट में। फिर आते हैं अच्छे बच्चे, कुछ यार मुझे कुछ करना है अपनी जिंदगी में, कुछ अचीव करना है, अभी तक मैंने अपनी जिंदगी में कुछ अचीव ही नहीं किया है, फिर तो वो होते हैं पार्शियल एगोनिस्ट। भाई मुझे तो ना इस दुनिया का स्टार ही बनना है, मतलब मुझसे ज्यादा अच्छा, मुझसे ज्यादा नेक और मुझसे ज्यादा सफल कोई इंसान होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। वो कौन सा गाना है, चांद तारे तोड़ लाऊं, एनीवेज गाइस, तो वो होते हैं फुल एगोनिस्ट, ठीक है। सारी दुनिया पर मैं छाऊं, बस इतना सा ख्वाब है। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इम्यूनो सप्रेसेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा इम्यूनो सप्रेसेंट्स। ये जो है इसके साथ एक काम करना, जो इम्यूनोलॉजी वाला टॉपिक है तुम्हारा वो पढ़ लेना। इम्यूनोलॉजी कहाँ से पढ़ोगे, या तो माइक्रो से पढ़ लेना या तो पैथो से पढ़ लेना, ठीक है। चलो अब आ जाओ, इम्यूनो सप्रेसेंट्स में क्या है। इम्यूनो सप्रेसेंट्स में पहला जो ड्रग है तुम्हारा वो है साइक्लोस्पोरिन। साइक्लोस्पोरिन का मैकेनिज्म क्या है, इट बाइंड्स टू साइक्लोफिलिन, साइक्लो, ठीक है, साइक्लोफिलिन से वो बाइंड करता है। इंडिकेशंस क्या है, इंडिकेशंस ये देखो, ठीक है, इससे बाइंड करता है। इंडिकेशंस क्या है, सो इट इज यूज्ड फॉर पार, इट इज यूज्ड फॉर पार, सोरियासिस एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस। टॉक्सिसिटी नेफ्रोटॉक्सिक है, बस इतना याद रखना है, हम ज्यादा याद नहीं रखेंगे। Tacrolimus binds to FK506, okay, FK506 and prevents the transcription of interleukin 2, मतलब मेनली जो है इंटरल्यूकिन 2 का भी ये ट्रांसक्रिप्शन जो है वो प्रिवेंट करते हैं। इट इज मोर और लेस सिमिलर टू व्हाट, सिमिलर टू साइक्लोस्पोरिन, बट इट डज नॉट कॉजेज हाइपरस्प्लेनिज्म और हिरोसिटिज्म। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या है तुम्हारा रैपामाइसिन। सो रैपामाइसिन में क्या याद रखना है, M and R, सो इट इज mTOR इनहिबिटर्स, इट इज mTOR इनहिबिटर्स, एंड ये क्या करते हैं, दे ब्लॉक द T cells एंड द B cells एक्टिवेशंस, ओके। साइड इफेक्ट की अगर मैं, इंडिकेशंस की अगर मैं बात करूं, सो इट इज मेनली यूज्ड फॉर द किडनी ट्रांसप्लांट एंड स्पेशली फॉर सर बेल्स इट वाज यूज्ड, ओके। नेक्स्ट अगर मैं टॉक्सिसिटी की बात करूं, सो इट इज पैनसाइटोपेनिक, मतलब पैनसाइटोपिनिया, ओके, पैनसाइटोपिनिया से हो सकता है। नेक्स्ट क्या याद रखना है, बेसिलिक्समैब, सो इट इज मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज एंड इट ब्लॉक्स द इंटरल्यूकिन 2R, साइड इफेक्ट एडिमा, हाइपरटेंशन। नेक्स्ट यू हैव azathioprine. So azathioprine is the precursor of 6-mercaptopurine, okay. It is used for rheumatoid arthritis, Crohn's disease, glomerulonephritis and other immune diseases, and can cause the pancytopenia, it can cause the pancytopenia. Next you have mofetil. So mofetil में क्या होता है, it reversibly inhibits the IMP dehydrogenase used for the lupus nephritis, okay. Glucocorticoids में क्या है, they inhibits the NF
and suppress the B and the T cells. They are mainly used for the autoimmune and inflammatory disorders. साइड इफेक्ट्स में क्या है, कुशिंग सिंड्रोम याद रखना, ऑस्टियोपोरोसिस याद रखना, डायबिटीज, मतलब मेजर जो चीजें हैं वो ये साइड एज अ साइड इफेक्ट करवा सकता है. तो आ जाओ ये देखो, ये वाले डायग्राम में देख लो एक बार. Dacalizumab inhibits the interleukin 2, which finally goes to the mTOR receptors and goes to the proliferative gene. Okay. Next you have tacrolimus. Tacrolimus inhibits what? It inhibits your calcium urine. Okay. Chalo. Next you have the recombinant cytokines and their clinical uses. Okay. Recombinant cytokines and their clinical uses. So the first one that you have is bone marrow stimulation. In that remember ECT. ECT में क्या क्या है? First one is erythropoietin. तो erythropoietin क्या करता है? Erythropoietin is used for anemia, especially in renal failure cases. Then you have colony stimulating factors like your filgrastim, and you need to remember this. This is used for leukopenia and recovery of granulocyte. तो G आ रहा है इसमें और इसमें भी G आ रहा है. Thrombopoietin. So thrombopoietin is used for the it is a platelet stimulator. तो P आ रहा है इसमें, so it is a platelet stimulator. This is a platelet stimulator. नेक्स्ट आ जाओ इम्यूनोथेरेपी पे. अब इम्यूनोथेरेपी पे आई वांट कि तुम जो इंटरल्यूकेंस हैं जो मैंने तुम्हें चार्ट दिया हुआ था वो जाके एक बार रिवाइज कर लेना. ठीक है, मैं जो वीडियो की लिंक है वो भी डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में. जो शॉर्ट वाला पोर्शन है वहां पे मैंने तुम्हें दिया हुआ है चार्ट, वहां से वो चार्ट जाके रिवाइज कर लेना. इंटरल्यूकिन 2. So interleukin 2 is used for renal cell carcinoma and metastatic melanoma. Interferon alpha, beta and gamma. Alpha is used for chronic hepatitis C. Beta is used for multiple sclerosis. Gamma, G से G, it is used for chronic granulomatous diseases. Okay. Now, these are very, very super high yielding and super important your therapeutic antibodies. If you don't want to study the whole immunology part, I just want you all to study this therapeutic antibodies part because it is very, very interesting also. It is very, very high yielding also, and it is very, very anything that you want to say. So the first thing that you have is this one. Okay, what is this? This is your this target, just a second. This targets your CD52. This targets your CD52. Okay. So it is used for CLL and multiple sclerosis. It is used for your CLL and multiple sclerosis. So you next is you have bevacizumab. So bevacizumab is targets the VEGF. So you can remember in bevacizumab you have V. So it targets VEGF and it is used for what? It is used for your colorectal cancer. It is used for your colorectal cancer. It is used for your renal cell carcinoma and your lung cancer. Rituximab. So rituximab, remember Ritu. Ritu is a 20-year-old girl. Ritu is a 20-year-old girl. Okay. Ritu is a 20-year-old girl used for B-cell, non-Hodgkin's lymphoma, CLL, rheumatoid arthritis and multiple sclerosis. Then you have trastuzumab. Trastuzumab targets the HER2 gene and HER2 is responsible for HER2 means breast cancer. HER2 means breast cancer. Now tell me in breast cancer what it is? CA what? CA 13 or CA what? So you have to tell me the CA of it, okay? And CA19 is for your what? That also you have to tell me, okay? So HER2 and the like you write Z is just like how you write 2, okay? This is Z लिखा है वैसे ही 2 लिख देना. Next आ जाओ autoimmune disease therapy. First one you have is adalimumab. So adalimumab is soluble TNF alpha.
सी whenever the word mab is coming, mab का मतलब क्या है? mab का मतलब है एंटीबॉडी है वो. It is used for IBD, rheumatoid arthritis and ankylosing spondylitis. Eculizumab, it is E. So E is letter fifth. E is letter fifth. So it is used for complement protein C5. Next you have this one. It is for interleukin 17A and 17. 17 means P. How you write 17 is how you should write P. So it is used for psoriasis. Okay, it is used for psoriasis, and A is for psoriatic arthritis. Next you have natalizumab. Now natalizumab is used for as an alpha 4 integrin. It is used as an alpha 4 integrin. Then you have this one. It is used for interleukin 12, and interleukin 12 is that also is used for what? It is used for psoriasis and psoriatic arthritis. In other applicants, you have this one. It targets the platelet glycoprotein, mainly 2B and 3A. So A, B, C. A is letter, you have A, B, C. B is letter 2 and C is letter 3 and C is letter 3. Okay. Now you have denosumab. So denosumab targets the rank L ligands. It is used for the, so you can remember denosumab makes the dense bones. Bones जो है वो उससे strong बन जाती हैं. Omalizumab is IgE. Omalizumab का तो याद रखना ही है IgE. E से क्या याद रखना है? Allergic. E से it is allergic asthma. Then you have palivizumab. It targets the RSVF proteins. Okay. So paliv, VV मतलब वायरस, VV मतलब वायरस. चलो नेक्स्ट आ जाओ. ये वाला डायग्राम जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंटी माइक्रोबियल्स का. इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा तुम्हारा, क्योंकि कभी कभार वो डायग्राम देके भी पूछ लेता है ना कि कहाँ क्या टारगेट कर रहा है. सो इफ फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इफ इट इज टारगेटिंग द DNA गायरेज. सो गायरेज में क्या 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 है हमारा? फ्लूरोक्विनोनॉल्स एंड क्विनोलॉन्स. ओके. सो F वाले जो है वो गायरेज में आ जाते हैं. सो यू कैन रिमेंबर इट एज GF. You can remember it as GF. Don't remember your GF. Remember the mnemonic GF. mRNA synthesis को inhibit कौन करता है? So you have rifampicin. Rifampicin inhibits the RNA polymerase. It inhibits the RNA polymerase. Then you have DNA integrity. So in DNA integrity, remember metronidazole, DI. So D, metronidazole has D in it. D means it has disulfurime-like reaction and it inhibits the DNA. Okay. Next thing, you have protein synthesis. You have 30S units or you have the 50S units. So remember cells at 50. Cells at 50. What is cells? So C for chloramphenicol, clindamycins and linezolid. Okay. 30 by the age of 30. Okay, by the age of 30. At से क्या याद रखना है? At से remember aminoglycosides and tetracyclines mainly. Okay, aminoglycosides and tetracyclines. Next, what you need to remember is you need to remember about the cell wall synthesis. So in cell wall synthesis, you have all the Cidal drugs. And the folic acid synthesis, so remember you have sulfonamides, everything that has F and O in its spelling. Okay. चलो नेक्स्ट आ जाओ पेनिसिलिन G and V. सो पेनिसिलिन G and V में क्या याद रखना है? मैकेनिज्म तो लीव द मैकेनिज्म, but remember the clinical use. It is mostly used for gram positive organisms and also for the gram positive cocci. Adverse effective is it can cause hypersensitivity reaction, direct Coombs is positive and causes hemolytic anemia and drug induced interstitial nephritis. Okay. So penicillin G. So penicillin G is the drug of choice in acetinomycosis, syphilis and rat fever, right? Next,
व्हाट यू नीड, मेट्रोनिडाजोल अबडोमेन के लिए देते हैं, क्लिंडामाइसिन लंग के लिए देते हैं। साइड इफेक्ट्स कुछ कुछ हैं। रेडमैन सिंड्रोम किससे होता है, वैनकोमाइसिन से होता है। ग्रेमैन सिंड्रोम किससे होता है, क्लोरामफेनिकोल से होता है। और ये क्या लिखा है मैंने, ये तो मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा, तो तुम मुझे बताओ। ये मैंने लिखा है कंडक्टरस। कंडक्टरस किससे होता है, सल्फोनेमाइड से होता है। सी गाइस, कभी कभार खुद की हैंड राइटिंग समझ में नहीं आती, बड़े बड़े शहर में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। penicillinase sensitive penicillins. Okay, so you have amoxicillin, ampicillins and amphenicillins. Okay, clinical uses, remember, with the help of mnemonic, helps. What is helps? It is used for H influenza, H pylori, E. coli, listeria, protease, salmonella and shigella. Adverse effects, it can cause hypersensitivity reactions, rashes and pseudomembranous colitis. Mechanism of resistance is they can cleave the beta-lactam rings. Next you have is penicillinase resistance penicillin. You have dicloxylin and you have oxycycline. Mechanism it same as penicillin. Used for S. aureus. Okay, used for S. aureus. Adverse reaction is hypersensitivity reaction. And next what it can cause, interstitial nephritis. Anti-pseudomonal penicillinase. So you have what? Remember, you have this one. And what is the use? It is used for the Pseudomonas species. Adverse effect is it can cause hypersensitivity reaction. So most of the adverse effect is that they can cause the hypersensitivity reaction. Chalo, moving ahead, the next thing that we have is cephalosporin. So in the cephalosporin, what is the mechanism of action? They inhibit the cell wall synthesis. So remember, C for C, they inhibit the cell wall synthesis. Okay, they inhibit the cell wall synthesis. So the use depends on the generation. First generation is they peak at the first generation, like they are used for the Protease, E. coli, Klebsiella. Then in the second generation, fake FOX42 T parties. Okay, like your H influenza, Enterobacter, Neisseria. Then you have the Protease, E. coli and Klebsiella. Okay, next what you have is, what you need to remember is, they can cross the blood-brain barrier. You have ceftriaxone. It is used for, ceftriaxone is used for meningitis, gonorrhea and Lyme disease. This one is used for your Pseudomonas. Adverse effect is it can cause hypersensitivity reaction. Then it can cause the disulfiram like reaction and it can cause the nephrotoxicity. Beta-lactam inhibitors, remember, with the help of a mnemonic, cast. In the cast you have the acid, avibactam, sulfabactam and tazobactam. Now next you have is the carbapenems. Okay, so the first thing that you have in them is doripenems, imipenem. So imipenem, remember, it prolongs the action. Okay, it prolongs the action. Then you have meropenem and you have ratapenem. So remember with the mnemonic of dim light. Okay, dime, remember with the mnemonic of dime. Next, what is the mechanism of action? So mechanism of action is they are always administered with clostatins. Okay, they reduce the activations of drugs in the renal tubules. Then you have monobactams. In the monobactams, what is the mechanism? So they prevent the peptidoglycan cross-linking by binding to the penicillin binding proteins. Okay, what is the clinical use? So for the clinical use, they are used for the gram-negative rods only. Adverse effect is occasional GI upset is there. Okay, next, vancomycin, very very important. So in the vancomycin, what you need to remember is, in the vancomycin, the mechanism, we have seen the mechanism, right? Clinical use, it is used for your Clostridium difficile bacteria. And the adverse effect is
nephrotoxic, ototoxic, thrombophlebitis and diffuse flushing, that is the Redman syndrome, that is the Redman syndrome. Okay, this one is the image of your Redman syndrome. Next you have is protein synthesis inhibitors. In protein synthesis, I have already told you 30S means at 30, like aminoglycosides and tetracyclines. 50S in you have the cells like chloramphenicol, clindamycins, erythromycins and linezolids. Okay, so you can remember buy at 30 and sell at 50. Buy car at 30 and sell it at 50. Aminoglycosides, so you can remember amino means mean. Mean कौन है? Mean है तुम्हारा gentamicin, neomycin, amikacins and streptomycins. Remember the main adverse effect. So the adverse effects are not. So adverse effects are not like nephrotoxic, neuromuscular blockade. Then you have ototoxicity and teratogenicity. Okay. Next, what you need to know is about the tetracyclines. Okay, so in the tetracycline, remember they are ending with cycline. In the cycline, you have tetracycline, doxycycline, and minocycline. The clinical uses, it is used for Burgdorferi bacteria, and doxycycline is effective against the community-acquired MRSA. Okay, adverse effect is it can cause the discoloration of teeth and inhibit bone growth in children. It is also photosensitive. Mechanism of resistance is it decreases the uptake and increases the efflux. Then you have tigecycline. So tigecycline, what is the mechanism? It binds to the 30S inhibitors, and the clinical uses, it is used as a broad spectrum anaerobic and gram positive and gram negative coverage is there. Chloramphenicol, in chloramphenicol you need to remember what? You need to remember the adverse effect that it can cause the gray baby syndrome. It can cause the gray baby syndrome. Clindamycin, in the clindamycin what you need to remember? The adverse effect is pseudomembranous colitis. The adverse effect is pseudomembranous colitis. Now, next you have the linezolid. So linezolids, in linezolid what you need to remember? They can cause the peripheral neuropathy and the bone marrow suppression. देखो बच्चों, adverse effect mainly याद रखना, mainly adverse effect और mechanism उसके याद रख लेना कि क्या mechanism होता है और adverse effect क्या होता है, क्योंकि वो direct questions तुमसे पूछे जाते हैं. In the macrolides, remember you have all the macrolides are ending with mycins. All the macrolides are ending with mycin. So the adverse effect of this is macro, like gastrointestinal motility issues, arrhythmias. Then you have the cholestatic hepatitis, rash and eosinophils. Then you have polymyxins. In the polymyxins, remember what you need to remember? You need to remember that there is neurotoxicity. सल्फोनामाइड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सल्फोनामाइड्स के एडवर्स इफेक्ट तो आने ही आने हैं. सल्फोनामाइड्स तो आना ही आना है. बहुत प्यारा बच्चा है क्योंकि ये तो सल्फोनामाइड्स में क्या याद रखना है? दे इनहिबिट्स द डाइहाइड्रो synthase and they inhibit the folate synthesis. They also inhibit the folate synthesis. Adverse effect में hypersensitivity reaction करवाएगा. hemolysis of G6PD, hemolysis of G6PD. हम 5 गुंडे 6 is HMP pathway है ना, HMP pathway. नेक्स्ट फोटो सेंसिटिविटी करवाएगा, एसजे सिंड्रोम करवाएगा, कर्निक्टरस करवाएगा. बच्चों में बहुत कुछ करवा देता है ये तो, है ना. नेक्स्ट यू हैव इज डैप्सोन. डैप्सोन में क्या याद रखना है? सो डैप्सोन क्लिनिकल यूज किसके लिए होता है? इट इज यूज्ड फॉर लेप्रेसी. लेप्रेसी के लिए होता है. एडवर्स इफेक्ट, इट कॉजेज hemolysis in G6PD deficiency. Next you have this is mechanism of action of this is it inhibits the bacterial dihydrofolate reductase used as a combination with sulfonamides and cause sequential block of folate synthesis. Okay, so the adverse effect is TMP, that it treats the marrow poorly, like it can cause hyperkalemia, megaloblastic anemia and leukopenia. चलो नेक्स्ट आ जाओ फ्लूरोक्विनोलोल्स. सो फ्लूरोक्विनोलोल्स मेनली इनहिबिट्स द डीएनए गायरस. दे मेनली इनहिबिट्स द डीएनए गायरस एंड यूज्ड फॉर द यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. ये क्वेश्चन भी आ चुका है नीट पीजी में. एडवर्स इफेक्ट क्या होता है? सो रिमेंबर
लोन्स, सो लोन से क्या याद रखना है, लोन से याद रखना है बोन्स, लोन से क्या याद रखना है, बोन्स, ठीक है, लोन से क्या याद रखना है, बोन्स, सो दे कैन हर्ट योर बोन्स. नेक्स्ट यू हैव डैप्टोमाइसिन. डैप्टोमाइसिन में क्या याद रखना है, डैप्टोमाइसिन में रिमेंबर डैप टू माई स्किन, डैप ऑन माई स्किन, मॉइस्चराइज, okay, dap the moisturizer on my skin, so dap to my skin is used for the skin infection. Adverse effect, it can cause rhabdomyolysis. Metronidazole, metronidazole तो सबको ही पता है, it is used for get cap on metro with metronidazoles. So giardia, entamoeba, trichomonas. अच्छा, ट्राइकोमोनास से मुझे एक बात बताओ कि ट्राइकोमोनास से नहीं, फॉलिंग लीफ मोर्टालिटी, ओके, फॉलिंग लीफ मोटिलिटी इज सीन विथ व्हाट, कमेंट सेक्शन में बताओ. एंड इट कैन कॉज डाइसल्फाराम लाइक रिएक्शन. सो मेट्रोनीडा, डी, इसको उल्टा पढ़ोगे आईडी आ रहा है, तो डाइसल्फाराम लाइक रिएक्शन. चलो नेक्स्ट पे आ जाओ. नेक्स्ट क्या है, एंटी माइकोबैक्टीरियल थेरेपी. सो यू हैव व्हाट, यू हैव फॉर टीबी. For TB, we have drugs like rifampicin, isoniazid, spironolactone, and ethambutol. So you can remember ripe for treatment. For AVM, you have azithromycin and clarithromycin combinations. For lepra, you have dapsone and rifampicin. Okay. Rifampicins में you need to remember they inhibits the DNA-dependent RNA polymerase. They inhibits that. Okay, this is the table which you can remember it. Okay, so you have the mRNA synthesis like your rifampicin, they inhibits the RNA polymerase. Then you have the intracellular pyrinazamide, they inhibits your DNA. Okay, next you have mycolic acid synthesis, isoniazids, they inhibit what, they inhibit the mycolic acid, they inhibit the mycolic acids. And ethambutols inhibit what, it inhibits your this, okay, peptidoglycans and this thing, lactam. So isoniazids, in isoniazids what you need to remember, the adverse effect. So it is used to for the treatment of overdose of pyridoxine as well, and the adverse effect is that it can cause the metabolic acidosis, vitamin B deficiencies and memory loss as well. और ये दो questions आ चुके हैं बहुत बार नीट पीजी में. So INH cross resistance, INH cause resistance. Okay, so INH is causes resistance. Okay, this one is the adverse effect is it can be hepatotoxic and it can cause hyperuricemia. एथाम्ब्यूटोल का एडवर्स इफेक्ट बहुत बार आया है, क्वेश्चन मार्क कर लेना बोल रही हूँ, इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर लेना. यू कैन रिमेंबर इट एज आइथैम्ब्यूटोल, सो इट इज रिलेटेड विद आइस, आइथैम्ब्यूटोल. ओके, आइथैम्ब्यूटोल, सो इट हैज समथिंग टू डू विद द आइज. तो आइज में क्या हो जाता है, ऑप्टिक न्यूरोपैथी, जिससे रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस होती है. स्ट्रेप्टोमाइसिन में क्या होता है, नेफ्रोटॉक्सिक है, बहुत ज्यादा नेफ्रोटॉक्सिक है. टेनिटस वर्टाइगो, कान में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है इससे, है ना, ये चीज तुम याद रख लेना. चलो नेक्स्ट क्या है, एंटीमाइक्रोबियल प्रोफिलेक्सिस. इसमें क्या क्या है, इसमें कुछ क्लिनिकल सिनेरियोज हैं और कौन सी माइक्रोबियल्स तुम दोगे वो लिखा हुआ है. तो आई वॉन्ट यू टू रीड दिस फ्रॉम योर ओन, read this from your own. Okay, next what you have, the HIV prophylaxis. You have the HIV prophylaxis, like I have told you the CD4 counts and their prophylaxis. Okay, if the CD4 count is less than 200 you have to give TMP, CD4 count less than 100 TMP SMX, and CD4 count less than 50 you have to give azithromycin. Next you have is the antifungal therapy. So you have this fungal cell. ठीक है, फंगल सेल में पहले क्या आता है, सेल वॉल सिंथेसिस. सेल वॉल सिंथेसिस में क्या आता है, सो रिमेंबर दे आर एंडिंग विद द लेटर ऑफ फंगाई. सो व्हाट दे डज इज दे इनहिबिट्स द सेल वॉल. सेल मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी में क्या आता है, सो सेल मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी में यू हैव एम्फोटेरिसिन बी, तो PO पोर्स. ओके,
तो वो क्या करते हैं, पोर्स में जाते हैं, दे गोज इनसाइड द पोर्स. न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, ओके, they inhibits the nucleus. Then you have the ergosterol synthesis, so they are ending with the letter of azoles, they are azoles. So amphotericin B, in amphotericin B what you need to remember is, so amphotericin TER, it TOs the holes, PO it has pores, okay. Clinical use, it is used for mucormycosis, and it is also used for what? It is used for the cryptococcal meningitis. Adverse effect is it can causes the fevers and chills, okay. Then you have the flucytosine. You have the flucytosine. Now this flucytosine mainly inhibits the DNA and the RNA biosynthesis. Adverse effect is it can cause the bone marrow suppressions. Azoles are used for the treatment of oral candidiasis. C for C, it is used for oral candidiasis. Next what you need to remember is this. What is the mechanism? That they interface with the microtubules function and used for the treatment of oral and superficial infections. Adverse effect is they are used for the disulfiram-like reactions. Next you have is the antiprotozoal infection. So we have what? We have pyrimethamine for the toxoplasmosis, then we have the for Brucea, then we have for the Cruzi, and we have sodium for leishmaniasis. Okay, चलो स्केबीज के लिए हम क्या यूज करते हैं? स्केबीज के लिए हम क्या यूज करते हैं? We use the ivermectin. Then you have the chloroquine. In the chloroquine, what do you need to remember in the chloroquine? That they blocks the detoxification of heme to hemogenes, and they are used for the treatment of Plasmodium species. Adverse effect is retinopathy करवाता है और pruritus करवाता है. Anti helminthic therapy पे आ जाओ. So you have what? You have the PEMT. Okay, like you have ivermectin, metronidazoles, praziquantels, and you have these things. Antiviral therapy is very very important, and this diagram particularly is very very important. Diagram से बहुत सारी चीजें जो है, मेन मैकेनिज्म जो है वो डायग्राम से देख के जाओगे, हो जाएगा तुम्हारा. तो पहले पे आ जाओ HIV एंटी थेरेपी पे. सो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के लिए वी हैव NRTIs. Okay, we have NRTIs. Then for the attachment we have Meraviroc. Then for the penetration we have enfuviritidine. Okay, integrase, for integrase remember we have what? They all are ending with vir. For protease remember they are also ending with vir. For protease inhibitors they are also ending with vir. So remember you have ibalizumab. So Bali, they are going to Bali and getting the infection, getting the HIV infection. Ostalimivir mechanism is it inhibits the influenza and decreases the progenosis of virus. They are used for the treatment and prevention of influenza A. Then you have acyclovir. Acyclovir, remember you have the guanosine analogs. Clinical uses, they are used for HSV and VZV. Adverse effect, it can cause the nephropathy. Okay, mechanism of resistance is mutated viral thymine kinase. Then you have what? Ganciclovir. Mechanism is what? It binds to the 5-monophosphate formed by a CMA viral kinase. Clinical uses, it is used for CMV and mainly for the immunocompromised patient. Adverse effect, it can cause the renal toxicity and bone marrow suppression. Then you have this one. In this you remember the clinical uses, it is used for acyclovir resistance HIV. Then you have NRTIs for your HIV therapy. In NRTIs remember tenofovir is a nucleotide. T से T याद रखना. Okay, और क्या है? NNRTI. So they are ending with DEN. DEN उनके लेटर में होगा. Okay, DEN उनके लेटर में होगा, EN इनके लेटर में है and EN इनके लेटर में है. So
Nevirapine, N से N, it is used for newborns. Okay, then you have integrase. So Tgrase have Tgrase in it. Okay, इनकी स्पेलिंग में होगा. So they inhibit the HIV genome integration. Then you have the protease inhibitors. They all are ending with the letter of Navir. They all are ending with Navir. Navir means never tease a protease. Never tease a protease. Adverse effect neuropathy करवाते हैं ये, और इंडिविजुअल भी इनके लिखे हुए हैं. कुशिंग लाइक सिंड्रोम क्या करवाता है? लाइपोडिस्ट्रोफी. एंट्री इनहिबिटर्स में क्या है? सो मी, दे इनहिबिट मी फ्रॉम गेटिंग एंटर्ड. Then you have for hepatitis C therapy, you have NS5A inhibitors. So they are ending with Azavir. Azavir, they inhibits the NS5A. Then you have NS5B. So Buvir, Buvir से जो भी नाम end हो वो होते हैं इन वाले. Then you have NS3 and 4A inhibitors. So they are ending with Previr. They are ending with Previr. These are the disinfection and sterilization. Autoclave is at the pressure of 120 करवाते हैं. Alcohols के लिए क्या करते हैं हम? Alcohols denature proteins and disturbs the cell membrane. Chloroquine oxidize and denatures the proteins. Hydrogen peroxidase. Hydrogen peroxidase is for the free radical oxidation. Then these are some of the antimicrobials that you need to avoid in the pregnancy. कौन से हैं? तो remember the mnemonic of safe children take really good care. सल्फोनामाइड क्या करवाएगा? कंडक्टरस. अमीनोग्लाइकोसाइड क्या करवाएगा? ऑटोटॉक्सिसिटी. फ्लूरोक्विनोज क्या करवाएगा? कार्टिलेज डैमेज. क्लैरिथ्रोमाइसिन क्या करवाएगा? एम्ब्रोटॉक्सिक है. टेट्रासाइक्लिन डिस्कलर ट्रीट करवाएगा. रिवावैरिन टेराटोजेनिक है. दिस वन कॉजेस टेराटोजेनिक. क्लोरामफेनिकोल ग्रे बेबी सिंड्रोम करवाएगा. ये था पार्ट 1 हमारा फार्माकोलॉजी का. पार्ट 2 जो है वो थोड़ी देर में आएगा. थैंक यू सो मच गाइज.